शारदा एक संपन्न परिवार से थी। उसके बहुत सारे व्यापार थे। उसके पति प्रसाद ये सब देखभाल करते थे। बेटा रमेश भी पढ़ लिख के खुद का व्यापार शुरू कर लेता है, इसीलिए बहुत सारे लोग वहां काम करने के लिए आते थे। उसी तरह अनामिका नाम की एक खूबसूरत महिला भी रमेश के यहाँ काम करने आती थी। दिन बीतते गए और बातचीत से रिश्ता प्यार में बदल गया। यही बात रमेश अनामिका से कहता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर अनामिका डर के मारे कहने लगती है, देखिए रमेश जी, मेरे माता पिता नहीं है। मुझे पता है बड़े होने के लिए मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरे पास बस एक घर है, उसके अलावा कोई संपत्ति नहीं है। बहुत पैसे वाले हैं आप, आपके लिए मैं सही नहीं हूँ रमेश बाबू। वो कहती है पर रमेश बिल्कुल नहीं मानता। उसके साथ बात करना जारी रखता है। रमेश उसे धमकी देता है कि वो अपनी जान दे देगा। फिर अनामिका उसके प्यार को स्वीकार कर लेती है। रमेश ये बात अपने माता पिता प्रसाद और शारदा को जाके बताता है। सुन के वो दोनों गुस्से में आ जाते हैं। अरे तुम्हें इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, उनको स्वीकार ना करके तुम एक बेकार की लड़की को शादी करके घर ले आओगे तो हम इस बात को कैसे मान ले? माँ, मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। तुम्हें छोड़ के मैं अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रह सकता हूँ। अगर आपको मंजूर हो तो हम आपके सामने शादी करेंगे, और अगर मंजूर नहीं है तो हम मंदिर में जाके भगवान के सामने शादी कर लेंगे। आप तैयार हो या ना हो, मैं तो शादी उसी से करूंगा। वो इस तरह गुस्से से कहकर जाने लगता है। तभी उसके माता पिता उससे कहते हैं, तुम उस लड़की से बहुत सच्चा प्यार करते हो, यही देखने के लिए हमने ऐसा किया। तुम्हारा प्यार सच्चा है, तुम्हारी शादी भी अनामिका से ही होगी। उसके माता पिता कहते हैं। ये सुनकर वो भी बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। सास ससुर अनामिका का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अनामिका और रमेश इस बात से बहुत खुश होते हैं। दिन ऐसे ही निकलते हैं, लेकिन अनामिका ये समझ नहीं पा रही थी कि उसके ससुराल वाले इतना दिखावा क्यों कर रहे हैं। एक दिन अनामिका चुपके से उनकी बातें सुन लेती है। उसके सास ससुर आपस में कुछ ऐसी बातें कर रहे थे। ऐसा कितने दिनों तक करना होगा? अब ये सब नाटक मुझसे नहीं होता। मैं भी अब ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। सही समय देखकर इसका कुछ निर्धारित करना होगा। हमारा बेटा शहर जा रहा है एक हफ्ते के लिए, तब तक काम तमाम करना होगा। उन दोनों की बातें अनामिका सुन लेती है और अपने पति के पास दौड़ के जाती है बताने के लिए। जब अनामिका उसे ये बात बताने ही वाली थी, तब तक उसके माता पिता वहां आ जाते हैं। बेटा अनामिका, तुम यहाँ हो, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। तुम्हारे पति आज शहर जा रहे हैं ना? ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो काम में सफल हो। जाओ, सर से नहा के रेशम की साड़ी पहन के ईश्वर की पूजा करो, वो जरूर सफल होगा। सासू माँ की बातें सुनकर अनामिका अंदर चली जाती है। अनामिका जाके सर से नहाती है और फिर सासू माँ के दिए गए रेशम की साड़ी गहनों को पहन के तैयार हो जाती है। जो मैंने सुना और मैंने देखा वो लगता है सब सच है। अनामिका बहुत तनाव में आ जाती है। तब तक रमेश का जाने का वक्त हो जाता है। फिर रमेश को विदा करने के लिए अनामिका उसके सामने आती है, पर वो बहुत डरी डरी रहती है। उसके ससुराल वालों को ये नहीं पता होता है कि उसे सब कुछ पता है, इसीलिए वो उससे कुछ नहीं कहते हैं और बस उसके सामने नाटक करते रहते हैं। वो दिन निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह अनामिका नींद से उठ के खाना पकाने लगती है। तब तक उसकी सासू माँ आके पीछे से उसके हाथ पकड़ लेती है। ये क्या कर रही है आप सासू माँ? छोड़िए, मेरा हाथ छोड़िए। इस तरह जोर जोर से चिल्लाती है अनामिका। प्रसाद पीछे से आके उसके ऊपर केरोसिन डाल देता है। अनामिका डर के मारे जोर जोर से चिल्लाती है, सासू माँ, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे पेट में संतान है सासू माँ। इस तरह अनामिका विनती करने लगती है। ये सुनकर शारदा और गुस्से में आकर कहती है, तुम्हारी वजह से हमारे इस घर में एक पल के लिए सुकून नहीं है। तुम जानती हो, तुम्हारे आने से मेरे और मेरे पति का बुरा वक्त शुरू हो गया। हमारा धंधा ठीक से नहीं चल रहा है। हम नहीं चाहते तुम यहाँ रहो, समझी? आग लगा के हम कह देंगे। खाना बनाते बनाते उसकी साड़ी में आग लग गई। ये सुन के अनामिका डर जाती है और किचन से बाहर भाग के आती है। प्रसाद केरोसिन का डब्बा फेंक कर उसे पीछे पीछे पकड़ने आता है। उसकी सास भी पीछे पीछे भागती है। केरोसिन के छींटे उसके कपड़ों में भी लग जाते हैं।
फिर अनामिका अपनी बुद्धि लगाते हुए कहती है, सासू माँ, मेरे पास माचिस है और आप पे भी मिट्टी का तेल छिड़क चुका है। अगर माचिस जला के मैं आपको पकड़ लूं तो आप भी जल के राख हो जाएंगी। आप लोग अगर मेरे तरफ एक कदम भी बढ़े तो मैं ऐसा ही करूंगी। ऐसा कहकर अनामिका उन दोनों को डराती है। वो दोनों ये सुनकर डर जाते हैं। अनामिका दरवाजा खोलती है और उन्हें अंदर बंद करके वहाँ से भाग जाती है। अनामिका डर के मारे एक हफ्ते तक किसी को नजर नहीं आती। कुछ खाने को मिलता तभी खाती थी और अपने पति का इंतजार करने लगी। एक दिन सुबह सुबह उसके पति लौट आते हैं। वो देखकर अनामिका उसके पास जाती है और पूरी कहानी उसे एक एक करके बताती है। पूरी बातें सुनने के बाद एक पल के लिए भी बिना कुछ सोचे वो कहता है, अनामिका, तुमने अपने पेट के इस बच्चे के लिए सारा कष्ट उठाया है, मैं समझ सकता हूँ। हम माँ पिताजी को कुछ ना बताकर कहीं दूर चले जाएंगे। अगर इस बारे में मेरी माँ को पता चल जाए तो वो पैसे भी खर्च कर सकती है तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए। चलो अनामिका, हम सब कुछ छोड़ के यहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं। इस तरह वो एक दूसरे से कहते हैं। फिर वहाँ से बहुत दूर जाके खुशी खुशी रहने लगते हैं। वहाँ शारदा और प्रसाद को ये पता ही नहीं चलता उनका बेटा और बहू कहाँ है और वो पागलों की तरह सड़क पे घूमते रहते हैं। रमेश की फेसबुक के जरिए अनामिका नाम की एक लड़की से जान पहचान होती है। वो अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। उनका रिश्ता प्यार में बदल जाता है। वो प्यार में डुबकी लगा रहे थे। इस बारे में रमेश अपनी माँ शारदा से जाके कहता है। शारदा तैयार हो जाती है। अब सगाई के लिए अनामिका को भारत आना था और उसके लिए सारा बंदोबस्त करना था। वो जल्दी जल्दी में सारा काम करती है और हैदराबाद में शिफ्ट होने के लिए वो सारा बंदोबस्त कर लेती है। अब अनामिका भारत वापस आ जाती है। कुछ दिनों के बाद रमेश और अनामिका बहुत खुशी खुशी घूम रहे थे। अनामिका ऑफिस से छुट्टियां ले लेती है और सीधा रमेश के यहाँ आ जाती है। वो एक बहुत दूर का गांव था। ये देखकर अनामिका हैरान रह जाती है। रमेश, यहाँ तो सिर्फ खेत है, पेड़ों से कम घर है। यहाँ लोग नहीं रहते क्या? ये गांव है, यहाँ सिर्फ 100 परिवार ही रहते हैं। रमेश उसके सवालों का जवाब देता है। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। अनामिका को देखकर शारदा मनी मन सोचने लगती है। वाह, लड़की तो बहुत खूबसूरत और मनमोहक है, बहुत अच्छी है। तलाश करने पे भी मुझे इसकी जैसी तो कोई नहीं मिलती। शारदा के मन में होता है। फिर विवाह के कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। अनामिका अनाथ होने के कारण सभी कार्य रमेश के परिवार द्वारा ही किए जा रहे थे। उनकी शादी हो जाती है। अनामिका बहुत खुश होती है। शुरू में वो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वो अमेरिका में रहकर आई थी, लेकिन क्योंकि वहाँ सुविधाएं नहीं थी तो तकलीफ होने लगती है। वहाँ वो कुछ दिन रहती है। अनामिका कुछ बहाना देके वर्क फ्रॉम होम ले लेती है। 2 महीने के बाद अब उसे वापस जाना था। तब रमेश कहता है, अनामिका, तुम्हें यहाँ रहना अच्छा नहीं लगा? क्यों ले रही हो वर्क फ्रॉम होम? तुम्हें तो 2 ही महीने रहने थे ना? अजी, आप या मुझे, हम दोनों को हैदराबाद जाना ही है। लेकिन अब मैं शादीशुदा हूँ। पता होना चाहिए मुझे कि ससुराल में काम कैसे करते हैं। मुझे हर चीज के बारे में सीखना और जानना था। इसीलिए ही मैंने सिर्फ 2 महीने के लिए वर्क फ्रॉम होम लिया था। पर यहाँ रह के अब मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। जैसा वो करती है मैं वैसा ही करना चाहती हूँ। बाद में मेरी नौकरी रहे या ना रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर अब उनके साथ रहने का फैसला लिया है। अनामिका की बातें सुनकर रमेश बहुत खुश हो जाता है। तब तक शारदा वहाँ आती है। बेटा अनामिका, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा था। सबने कहा था तुम यहाँ नहीं रहने वाली, चली जाओगी, पर तुमने तो सबका मुंह बंद कर दिया। बहुत उत्साहित होकर कहती है शारदा, पर अनामिका रोते रोते कहने लगती है, सासू माँ, आप जो पड़ोसी से बातें कर रही थी मैंने पीछे से सब चुपके चुपके सुन लिया। वो मेरे बारे में बुरी बात कहने के बावजूद आप मेरे बारे में अच्छी बात कह रही थी, सब सुना मैंने। उससे कुछ देर पहले ही शारदा और उसके पड़ोसियों में बातचीत चल रही थी। शारदा की पड़ोसी सुजाता उसके यहाँ आई थी। शारदा भाभी, आपकी बहू अमेरिका से आई है लगता है। उसके कपड़े देख के समझ गई मैं। आप उसे भारतीय कपड़े जैसे साड़ी पहनने क्यों नहीं कहती? ऐसे कपड़े उसे नहीं पहननी चाहिए। सुजाता, क्योंकि हम यहाँ हैं इसीलिए हमें गलत लग रहा है। वहाँ के लिए ये तो आम है। हाँ, लेकिन क्या आप जानती हैं, अमेरिका में लोग महिला पुरुष के बिना भेदभाव किए वहाँ लोगों को गले लगा लेते हैं, चूम लेते हैं।
क्या ये सच बात है भाभी? वहाँ होता है, पर तुम ये बताओ कि रोज रोज इस तरह का सवाल क्यों करती हो? सीधा सीधा बताओ क्या कहना चाहती हो। आप ऐसे क्यों कह रही है भाभी? मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। मुझे पता चला कि आपकी बहू रानी अनाथ है। सुन के बड़ा बुरा लगा, कोई नहीं है उसका। सुजाता की ऐसी बातें सुनकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। पहले तुम उठो और अपने घर जाओ। मेरे घर में आके क्या पूछा पूछी कर रही हो? क्या मैं तुम्हारे घर आके कभी ऐसा करती हूँ? क्या कभी पूछा? तुम्हारी बेटी भी हैदराबाद में रहती है और जब यहाँ आती है बिना पुरुष महिला देखे सबको गले लगा लेती है। हाँ बोलो। वहाँ ऐसा ही होता है, इसमें गलत क्या है? वो चार दीवार में छुप के थोड़ी ना कर रही है। वही तो कह रही हूँ, तुम्हारी बेटी करे तो कोई बात नहीं, पर मेरी बहू की बात आती है तो मामला गड़बड़ है। तुम्हारी बेटी के बारे में कभी मैंने कोई कमेंट किया? उसकी बातें सुन के सुजाता का मुंह ही उतर जाता है। फिर शारदा गुस्से से कहने लगती है, तुम क्या सोचती हो मेरी बहू का कोई नहीं है? मैं और मेरा बेटा है, मेरा पूरा परिवार है। मेरी बहू मेरी बेटी जैसी है। अगर फिर से मैंने तुम्हें ऐसा कहते हुए सुन लिया तो चप्पल फेंक के तुम्हें मारूंगी। आग बगुला होकर वो उसे डांटती है। मुझे क्या पड़ी है? सुजाता वहां से चली जाती है। अनामिका पीछे से सब कुछ देख लेती है। इसी बारे में वो अपनी सास से बातें कर रही थी। उसकी बातें सुनकर शारदा और रमेश हैरान रह जाते हैं। इसीलिए सासू माँ, मैंने आपके साथ रहने का फैसला लिया है। कुछ दिन के लिए मैं यहाँ से काम करना चाहती हूँ, बाद में देख सकते हैं मैं क्या करूँगी नहीं करूँगी। ऐसा कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर शारदा उसे गले लगा के कहने लगती है, मैं समझती हूँ, ऐसा कभी मत सोचना तुम्हारी माँ या पिताजी नहीं है। बुरा मत मानो, अब से तो इतना बड़ा परिवार तुम्हारा ही है। तुम खुश रहो। इस तरह धैर्य रखने के लिए कहती है शारदा। उनकी बातें सुन के अनामिका खुश होकर अपनी आंसू पोंछ लेती है। तब से अनामिका उन्हीं के साथ गांव में कुछ दिनों तक रहती है और सारे रीति रिवाज उनसे सीखती है। विदेशी बहू पूरी तरह से स्वदेशी बहू में बदल जाती है। सभी लोग अनामिका की बहुत प्रशंसा करने लगते हैं। फिर वो सभी मिलके खुशी खुशी रहने लगते हैं।